अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे करिका सिरप के बारे में कि करिका सिरप का इस्तेमाल जैसा कि डेंगू बुखार के केसेस में किया जाता है। डेंगू बुखार में ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, इसका डोज क्या है, कितने अरसे तक इस्तेमाल करना चाहिए, किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए और ख़ास तौर पर डेंगू बुखार है क्या, होता कैसे है और इसको कैसे ट्रीट किया जाता है। दिस इज डॉक्टर इरफान फ्रॉम मेडी हेल्थ एंटरप्राइजेज। तो इस चैनल पे आपको सिर्फ मेडिकल और हेल्थ से रिलेटेड ही वीडियोस मिलेंगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं करिका सिरप के इंट्रोडक्शन से। डेंगू बुखार की बीमारी एक खास किस्म के मच्छर एडीज मॉस्किटो के काटने से होती है। डेंगू बुखार की अगर हम हिस्ट्री को देखें तो 1943 में फर्स्ट टाइम इस वायरस को डिस्कवर किया गया और पूरी दुनिया में हर साल तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा अफराद डेंगू की बीमारी में मुब्तला होते हैं। अगर हम पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें तो 1994 में यानी 1994 में फर्स्ट टाइम डेंगू बुखार का ये आउटब्रेक जो है पाकिस्तान में कंफर्म किया गया और ख़ास तौर पर कराची में। और सन 2005 के बाद एनुअल एपिडेमिक ट्रेंड देखा गया। 2010 के बाद तो अब ये हर साल पाकिस्तान में डेंगू के केसेस रिपोर्ट होते हैं। ख़ास तौर पर मानसून सीजन के बाद पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में ये बीमारी तबाही फैला देती है। अच्छा, अगर हम डेंगू बुखार की बीमारी के इलाज के बारे में अगर बात करें तो इसकी कोई स्पेसिफिक ड्रग नहीं बन सकी अभी तक ऐसी कोई वैक्सीन नहीं बन सकी या इंजेक्शन नहीं बन सका। जिस तरह मलेरिया के इंजेक्शन हैं तो इसकी कोई भी ऐसी स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है, कोई ख़ास मेडिसिन नहीं है जिससे इस बीमारी को ट्रीट किया जा सके। लेकिन मुस्तकबिल में उम्मीद है कि इसकी प्रॉपर मेडिसिन भी आ जाएगी और इसकी वैक्सीन भी बन जाएगी। और इसको अभी जो इलाज किया जाता है इसकी प्रॉपर केयर की जाती है, पेशेंट को रेस्ट दिया जाता है, फ्लूइड इंटेक जो है बढ़ाया जाता है और पेन रिलीफ करने के लिए, बुखार उतारने के लिए मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। और ख़ास तौर पर प्लेटलेट्स का खास ख्याल रखा जाता है। प्लेटलेट्स की अगर हम बात करें तो ये बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग कराते हैं, जिसको हम आसान अल्फाज में वाइट सेल भी कह देते हैं, लेकिन ये वाइट सेल नहीं होते बल्कि उनका एक ये पार्ट होते हैं। और डेंगू की बीमारी जो है बॉडी में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया करती है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं कि जो प्लेटलेट्स हैं यानी कि सफ़ेद खलिए हैं, खून के वाइट सेल हैं, ये बहुत तेज़ी से कम होने लगते हैं, गिरने लगते हैं, बहुत तेज़ी से इसकी डेफिशिएंसी होने लगती है। तो इन्हीं को ख़ास तौर पर मैनेज किया जाता है। और रिसर्चर्स ने स्टडीज़ की हैं कि अगर पपाया यानी कि पपीते का अर्क जो है पेशेंट को अगर दिया जाए तो इससे एक तो प्लेटलेट लेवल जो हैं वो स्टेबल रहते हैं, इसके अलावा तेज़ी से नहीं गिरते और अक्सर पेशेंट्स में देखा गया है कि इसका अर्क देने से फिर ये इंक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं। और इसके इस्तेमाल से विद इन 48 आवर्स जो हैं पेशेंट काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर जाता है। अब पपीता एक तो इतनी क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं होता और हर जगह अवेलेबल नहीं होता, तो मुख्तलिफ कंपनीज़ में फिर पपाया एक्सट्रैक्ट्स यानी कि पपीते का जो अर्क है वो फिर हर्बल फार्म में इसको सिरप फार्म में बनाया है। और ये मुख्तलिफ कंपनीज़ मुख्तलिफ ब्रांड नेम के साथ बना रही हैं, जिसमें से दो सिरप बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। एक तो रिप्लेट सिरप, दूसरा केरिका सिरप। केरिका सिरप जो है ये हेलिक्स फार्मा जो है मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। केरिका सिरप का इस्तेमाल जो है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यानी कि जब बॉडी में प्लेटलेट लेवल कम होना शुरू हो जाएं और ख़ास तौर पर ये डेंगू बुखार की बीमारी में, टाइफाइड की बीमारी में, मलेरिया या चिकनगुनिया फीवर में अगर प्लेटलेट लेवल कम हो जाते हैं तो फिर इस सूरत में करिका सिरप का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल या फ़ायदेमंद रहता है। इस सिरप के इस्तेमाल से एक तो प्लेटलेट की रिकवरी होती है यानी कि जो प्लेटलेट कम हो जाते हैं वो स्टेबल होना शुरू हो जाते हैं, उसकी रिकवरी होती है, वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा फिर ये एज ए एंटीऑक्सीडेंट भी काम करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी काम करता है। अगर हम प्लेटलेट की बात करें तो नॉर्मल जो है बॉडी में 1,50,000 से लेकर 4,50,000 तक ये प्लेटलेट बॉडी में नॉर्मल रहते हैं और ये हर पर्सन में इसी तरह नॉर्मल होते हैं। लेकिन जिन पेशेंट्स को फिर जिन अफराद को डेंगू बुखार हो जाता है तो ये तेज़ी से गिरने लगते हैं। अब कहाँ पे परेशानी की सूरत हाल बनती है, 1 लाख तक तो हम इसी तरीके से चलते रहते हैं, कोई ऐसी परेशानी नहीं होती, हम सिर्फ ऑब्ज़र्व करते रहते हैं। लेकिन जब ये कंडीशन तेज़ी से नीचे गिरने वाली होती है, कम होने वाली होती है प्लेटलेट की, तो 50,000 से लेकर 1 लाख तक हम कॉन्शियस रहते हैं। और जैसे ही 50,000 से भी कम अगर ये तेज़ी से अगर गिरने लगते हैं तो फिर हमें पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है या फिर अंडर ऑब्जर्वेशन, क्रिटिकल अंडर ऑब्जर्वेशन में करना पड़ता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि किस पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना है यानी कि पेशेंट को एडमिट करना है या कब नहीं करना। ये एज पे डिपेंड कर सकता है, पेशेंट की बॉडी पे, फिजिक पे डिपेंड कर सकता है, पेशेंट के इम्यून सिस्टम पे, इम्यून रिस्पॉन्स पे ये डिपेंड करता है। प्लेटलेट्स को चेक करने के लिए हमें रोज़ाना की बुनियाद पे ब्लड सीपी जिसको कंप्लीट पिक्चर कहते हैं या फिर सीबीसी भी कहते हैं,
ठीक है, ये टेस्ट कराना होता है और इसी टेस्ट से हमें पता चलता है कि बॉडी में प्लेटलेट लेवल अब कितने रह गए हैं। अब डेंगू बुखार के भी 3 फेजेज होते हैं। फेब्राइल फेज जिसमें सिर्फ पेशेंट को बुखार रहता है, उसके बाद अगला फेज आता है क्रिटिकल फेज जिसमें प्लेटलेट लेवल तेज़ी से गिरने लगते हैं। अच्छा, एक कंडीशन ऐसी भी आती है कि बहुत क्रिटिकल ये सिचुएशन बन सकती है, पेशेंट के लिए ख़तरनाक कंडीशन होती है और ये बहुत कम पेशेंट्स में, बहुत कम अफराद में होती है कि अगर जो है प्लेटलेट 40,000 से भी कम चले जाएं तो फिर ये क्रिटिकल कंडीशन होती है। लेकिन अक्सर पेशेंट्स में, अक्सर अफराद में ये ज़्यादातर जो है 1 लाख पे या 80,000 पे, 60,000 पे इम्प्रूव कर जाते हैं और पेशेंट रिकवरी फेज़ में चला जाता है। और ये डिपेंड करता है फिर भी पेशेंट की कंडीशन पे, लेकिन हम पहले से ही करिका सिरप और इसके अलावा साथ साथ जितनी भी सपोर्टिव मेडिसिन होती हैं वो साथ साथ जारी रखने होते हैं। और फ्लूइड का ख़ास तौर पे, यानी कि पानी का ख़ास तौर पे जूसेस का ख्याल रखना होता है कि जूसेस ज़्यादा से ज़्यादा दें, पानी दें, फ्लूइड का इंटेक जो है बेहतर करें, पेशेंट कुछ ना कुछ खाने पीने को जो है लेता रहे और इससे जो है रिकवरी फेज़ जल्दी आ जाता है। 3 कंडीशन बताई, एक होता है फेब्राइल, फिर होता है क्रिटिकल और फिर होता है रिकवरी फेज़। जो बिगेस्ट रिस्क है वो क्रिटिकल फेज़ होता है और इसी फेज़ को हमने बार बार देखना होता है, क्योंकि जिन पेशेंट्स में प्लेटलेट लेवल अगर 40,000 से कम होकर 20,000 30,000 यूनिट पर लीटर पे आ जाते हैं तो ये इंतहाई ख़तरनाक सिचुएशन बन जाती है, जिसमें फिर अक्सर पेशेंट्स में ब्लीडिंग होने लगती है। तो इसी सिचुएशन से बचाने के लिए फिर हमें प्लेटलेट जो है फिर वो ट्रांसफ्यूज़ करने होते हैं। बस यहाँ पे आप ये पॉइंट्स नोट कर लें कि कहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाना चाहिए। अगर किसी पेशेंट को एब्डोमिनल पेन यानी कि पेट में दर्द हो, मुसलसल जो है वोमिटिंग हो, उल्टी आए या फिर ब्लीडिंग होने लगे या फिर इसके अलावा हाई ग्रेड फीवर होने लगे तो आपने फ़ौरन से हॉस्पिटल को रिपोर्ट करना होता है। इसीलिए हर पेशेंट की क्लोज मॉनिटरिंग की जाती है जो कि फैमिली फिजिशियन के ज़रिए या हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के ज़रिए हो सकती है। अच्छा, अगर हम बात करें करिका सिरप के डोजेज के बारे में तो बच्चों में, जो बच्चे 3 साल से कम उम्र के हों तो ऐसे बच्चों में 1-1 चम्मच दिन में 3 बार या सुबह शाम दिया जाता है। अगर हम बालिग अफराद की यानी कि एडल्ट्स की बात करें तो 2-2 चम्मच दिन में 2 बार या 3 बार इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये डिपेंड करता है कि फिजिशियन जो है वो क्या ऑब्जर्व कर रहा है या आपकी कंडीशन कैसी है, उसी हिसाब से इसका डोज एडजस्ट किया जाता है। जनरली जो इसका डोज रिकमेंड किया जाता है वो 2-2 चम्मच दिन में 3 बार दिया जाता है। अच्छा, यहाँ पे ये सवाल जहन में आता है कि कितने अरसे तक इसको कंटिन्यू किया जाए। तो ज़्यादातर जो है नॉर्मल केसेस में 3 to 5 डेज़ भी कंटिन्यू किया जा सकता है या इसके अलावा फिर इसका इस्तेमाल 7 to 10 डेज़ भी किया जाता है। अच्छा, किन पेशेंट्स में इसको एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए? सबसे पहले डायबिटिक पेशेंट्स में इसका डोज जो है थोड़ा सा कम कर दिया जाता है। बच्चों में इसका डोज जो है बहुत एहतियात से इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा फिर जो लिवर डिजीज़ के पेशेंट यानी जिगर के अमराज में मुब्तला होते हैं या गुर्दों के अमराज में मुब्तला होते हैं, उन अफराद में इसका डोज जो है एहतियात से इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ख़ास तौर पर प्रेगनेंसी के दौरान जो है इसको अवॉइड किया जाता है या फिर पेशेंट का रिस्क देखा जाता है, उसी हिसाब से फिर इसका डोज जो है दिया जाता है। अदरवाइज़ इसको ज़्यादातर अवॉइड ही किया जाता है। अगर हम बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में तो साइड इफ़ेक्ट्स इसके ना होने के बराबर हैं, क्योंकि ये हर्बल प्रोडक्ट है, लेकिन कुछ पेशेंट्स में फिर भी नोज़िया, वोमिटिंग या डायरिया कर सकता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अपसेट यानी कि स्टमक को अपसेट कर सकता है। इसके अलावा एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, रैशेज़ हो सकते हैं। फिर कुछ पेशेंट्स में लिवर एंजाइम्स जो हैं चेंज हो सकते हैं। अदरवाइज़ इसके कोई ऐसे ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। अगर हम लास्ट में कुछ पॉइंट्स में अगर हम बात करें तो इस बीमारी में सबसे ज़्यादा बेड रेस्ट करना होता है, पानी का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करना होता है, जूसेस ले सकते हैं, सूप ले सकते हैं या फिर ORS का इस्तेमाल कर सकते हैं। बुखार के लिए सिर्फ पैरास्टामोल का इस्तेमाल करें और कोई भी ऐसी दवाई ना लें जो खून पतला करने वाली है, ख़ास तौर पर ब्रूफिन की या एस्प्रिन की टेबलेट या फिर ऐसी कोई NSAIDs नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो हैं जो कि ब्लीडिंग के रिस्क को मज़ीद बढ़ा दे। इसके अलावा फिर टेम्परेचर की मॉनिटरिंग ख़ास तौर पर लाजमी करें। पेशाब का आउटपुट जो है, इसके अलावा जनरल कंडीशन जो है अपनी डॉक्टर के ज़ेर निगरानी मॉनिटरिंग करते रहें। फिर रेगुलर प्लेटलेट काउंट, जैसा कि मैंने बताया कि ब्लड CP टेस्ट के ज़रिए जो है इसकी मॉनिटरिंग लाजमी करते रहें। और ख़ास तौर पर अगर सीवियर एब्डोमिनल पेन होता है, ब्लीडिंग होती है या फिर रेस्टलेसनेस, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है, सांस लेने में तंगी होती है, बुखार बहुत तेज़ होता है, तो फिर फौरी तौर पर हॉस्पिटल रिपोर्ट करना चाहिए। तो ये थी तमाम मालूमात डेंगू बुखार के बारे में, डेंगू के इलाज के बारे में, फिर डेंगू को कैसे ट्रीट किया जाता है और ख़ास तौर पर करिका सिरप के बारे में। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप मज़ीद ऐसी हेल्थ से रिलेटेड मेडिकल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल मेडी हेल्थ एंटरप्राइजेस को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी ऑन कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।